जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने पसंदीदा अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग समर्पण बैच 2025 के अंतर्गत कक्षा 12वीं का हिंदी साहित्य, समझे ना, जो आप लोग को लग रहा है कि कई बार हिंदी साहित्य ही चल रहा है, केवल हिंदी सप्ताह साहित्य सप्ताह थोड़ी मन रहा है कि आप लोग खाली साहित्य पढ़ा रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं। नहीं भैया, इसके बाद हम लोग व्याकरण खंड में प्रवेश करेंगे, समझे ना। तो उससे पूर्व मैं बता दूं कि अभी हम लोग कक्षा 12वीं का हिंदी साहित्य में प्रतिपूर्ति जो खंड है उसके वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग काव्य खंड में प्रवेश करेंगे। तो चलिए उससे पूर्व हम लोग शुरू करें। एक बार समझ लीजिए रस्सी का टुकड़ा, जो कि गाइडी मोपासा, समझ ना, उनके द्वारा रचित कहानी है, समझ ना। ये आप देखिएगा जैसे कक्षा 10वीं में था, मतलब मैट्रिक में था, वे क्या बोलते हैं वर्णिका, उसी प्रकार के है। महज इसमें 3 ही पढ़ना है, बात समझ लीजिए, नहीं ये बात सोचने की है। देखिए, मोपासा फ्रांस के थे। 1870 और 90 के बीच उनकी लगभग 300 कहानियाँ, 6 उपन्यास, 3 यात्रा पुस्तकें और कविता की एक पुस्तक प्रकाशित हुई। कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में उनका स्मरणीय योगदान है। अपने लेखन में उन्होंने बुजुर्गा समाज के चाल चरित्र को बेपद्र किया है। मानव जीवन की गहराइयों को अभिव्यक्त करने वाला मोपासा का लेखन युग की सीमाओं का अतिक्रमण करता हुआ हमारे वर्तमान के लिए भी उतना ही प्रासंगिक और चुनौतीपूर्ण है। बात समझे ना। अब देखिए भैया, यहाँ से हम लोग का कहानी शुरू हो रहा है। देखिए, लाइन बाय लाइन आप पढ़ ले रहे हैं, सुन ले रहे हैं ना, तो मैं नहीं समझता कि इसके अतिरिक्त आपको सोचने और समझने की आवश्यकता होती है। फिर भी आप निस्संदेह आप स्वतंत्र हैं। आप जहाँ पर भी आपको लगे कि भैया यहाँ पर ऐसे न ऐसे होना चाहिए और आप ऐसे कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे मार्गदर्शित कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब ही नहीं कि हाँ भैया ये है वे है, जो है सो सही है। नहीं, समझ ना, गलत और सही का पहचान करने के लिए तो हम लोग पढ़ते हैं, और गलत और सही का पहचान ना हो पाए तो हम लोग क्यों पढ़ेंगे, ये बात है ना। तो आप लोग इस बात को थोड़ा गांठ बांधिएगा। चलिए, गोदरबिल जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब सा उमड़ पड़ा था। ये सब उपनगर की ओर जा रहे थे क्योंकि आज साप्ताहिक हाट का दिन था। पुरुष धीरे धीरे चल रहे थे। उनका शरीर झुका हुआ, बायां कंधा कुछ उठा हुआ और टांगे ऐठी हुई सी थी, समझ। खेतों पर कड़ी मेहनत ने उनका ढांचा बिगाड़ दिया था। मेहनत उन्नत जो करते हैं तो दुबले पतले लोग हो जाते हैं ना, थोड़ा सा बात समझना। उनकी नीले रंग की कमीजें पर कसकर मार लगाया गया था, जो धूप पड़ने से चमक रही थी, समझ ना। गन्ने और कफ पर सफेद कढ़ाई वाली कमीज मार की वजह से ऐसे फुली हुई थी जैसे गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार हो, समझ ना। तो कुछ कुछ कपड़ा होता है, कपड़ा के अपनी कुछ विशेषताएं होते हैं, उसको धोइएगा तो फूल उड़ जाता है, उसमें भी मार, समझ ना, वे दाल चावल वाला। हर गुब्बारे से एक सिर, 2 बाहें और 2 पैर बाहर निकले हुए थे। वे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था उनका, समझ ना। कुछ लोग गाय या बछड़े को रस्सी से पकड़े चले आ रहे थे, समझ ना, और पीछे पीछे चल रही उनकी बीबियां डंडे से पशुओं को हाँक रही थी। उनके हाथों में बड़ी बड़ी टोकरियां थी जिनमें से मुर्गे, मुर्गियां और बतखें झांक रही थी। वे अपने पतियों की अपेक्षा अधिक तेजी और जीवंतता के साथ चल रही थी। ये दुबली पतली औरतें छोटे से शाल में लिपटी हुई थी। उनके सिरों पर एक सफेद कपड़ा बंधा हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने टोपी लगा रखी थी। तभी पास से एक घोड़ा गाड़ी निकली जिसमें 2 पुरुष अगल बगल बैठे थे और गाड़ी के निचले हिस्से में एक औरत दोनों किनारों को कसकर पकड़े बैठी थी ताकि हिचकोले खाती गाड़ी से गिर न जाए। गोदरबिल के चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इंसान और जानवर इस भीड़ में मिले हुए थे। जानवरों के सींग, अमीर किसानों की बड़ी बड़ी टोपियां और महिलाओं के स्कार्फ दूर से ही नजर आ रहे थे। यहाँ का माहौल कोलाहलपूर्ण था।
जिसमें कभी कभी किसानों की तेज हंसी और 28 गूंज उठते या फिर किसी दीवार के साथ बंधी गाय का रम्हाना सुनाई दे जाता। इन सबसे अस्तबल मवेशियों और गोबर भूसे और पसीने की गंध फूट रही थी। समझना, मनुष्य मनुष्य और पशुओं की एक अजीब सी गंध पूरे वातावरण में फैली थी, जिससे किसान भली भांति परिचित होते हैं। समझना, बोर्ड का मैत्र हॉर्स के सम अभी अभी ही गोदरविल पहुंचा था। वह तेजी से चौराहे की ओर कदम बढ़ा रहा था कि उसकी नज़र जमीन पर पड़े रस्सी के एक छोटे से टुकड़े की ओर गई। एक सच्चे नॉर्मन की तरह होशे कम का मानना था कि हर काम लायक चीज को उठा लेना चाहिए। जोरों के दर्द से पीड़ित होशे कम बड़ी मुश्किल से नीचे झुका और उससे रस्सी के उस टुकड़े को उठा लिया। वह बड़ी सावधानी से रस्सी के उस टुकड़े को लपेट रहा था कि उसकी नज़र मैत्र मलादे पर पड़ी, जो अपने घर की देहरी पर खड़ा उसे घूर रहा था। मलादे घोड़ा की काठी बनाने का काम करता था। मलादे क्या करता था? घोड़ा की काठी बनाने का काम करता था। समझ ना, घोड़ा की काठी जो होता है। कुछ दिन पहले घोड़े की एक जीन को लेकर उनमें विवाद हुआ था और उनके रिश्ते इन दिनों खराब थे। दोनों ही दुश्मनी जल्द भूलने वाले नहीं थे। समझ ना, कुछ लोग ऐसे होते दुश्मनी को जो है कि शीघ्र नहीं भूल पाते हैं। होशे कम को यह सोचकर बड़ी शर्म आई कि उसके दुश्मन ने उसे धूल में पड़ा रस्सी का टुकड़ा उठाते देख लिया है। होशे कम ने रस्सी के टुकड़े को जल्दी से पहले अपनी कमीज के अंदर छुपाने की कोशिश की, फिर उसे अपनी पतलून की जेब में रख लिया और यह दिखाया कि जैसे वह अब भी जमीन पर कुछ ढूंढ रहा है। फिर उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ न मिला हो और गठिए के दर्द से दोहरा हुआ बाजार की ओर चल दिया। वह जल्दी ही धीरे धीरे सरक रही शोर शराबे भरी भीड़ में खो गया, जो खरीद फरोख्त और घंटों चलने वाली मोल तोल में व्यस्त थी। किसान आते थे, भाव पूछते थे और कुछ दूर जाकर फिर लौट आते। उन्हें लगातार डर बना रहता था कि कहीं ठग न लिया जाए। समझना, वे हिचकिचाते रहते और उनका ध्यान हमेशा विक्रेता की ओर लगा रहता। समझना, और वे यह भांपने की कोशिश करते रहते कि उन्हें ठगने के लिए वह कौन सी नई तरकीब आजमा रहा है। समझना, तरकीब ठगने का एक अलग अलग तरीका भी होता है ना भैया। तो ये लोग सोच रहे हैं। बिक्री के लिए आए जानवरों के कान से लेकर खूंट तक एक एक बीज परखी जा रही थी। एक एक चीज बीज है यहाँ पर, मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका प्रिंटिंग जो है ना कुछ मिट रहा है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ तक हो, मैं पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो औरतें अपनी टोकरियों को जमीन पर रखकर बैठ गई थी। उनसे बतखे और मुर्गियां बाहर निकाल ली गई थी, जिनके पांव आपस में बंधे थे और आंखों में भय साफ नजर आ रहा था। वे ग्राहक को बात सुनती और काफी समय तक मोल भाव और नुकुर करने के बाद कीमत थोड़ी सी कम कर देती। जब सौदा नहीं पड़ता और ग्राहक धीमे कदमों से जाने लगता तो वे अचानक आवाज देकर उसे बुलाती। ठीक है मैत्र अर्थिन, इतने में ही ले जाइए। धीरे धीरे चौराहे से भीड़ छटने लगी। दोपहर की प्रार्थना की घंटी बज रही थी और बच्चे
बच्चे खुच्चे लोग दुकानों में चले गए। जुर्दे का सार्वजनिक भोजनालय लोगों से भरा हुआ था और भोजनालय समय ना होटल, उसके अहाते में हर प्रकार के वाहन, बैलगाड़ी, टमटम, घोड़ा गाड़ी, छकड़े और छोटी बड़ी बैगनें खड़ी हुई थी। वैगनार कुछ धूल से लथपथ थे और कुछ में जगह जगह कीचड़ के धब्बे लगे थे। कुछ का अगला सिरा हवा में उठा था तो कुछ का अगला सिरा जमीन पर और पिछला हिस्सा हवा में था। समझ ना? तो सबका अलग अलग व्यतीत हो गया था, मतलब धूल उल से ढांचा। लंबी लंबी मेजों पर बैठे खाने वाले लोग की दूसरी तरफ बड़ी सी भट्टी थी जिसमें से उठ रही लपटें दाहिनी ओर बैठे लोगों की पीठ को गरमा रही थी। 3 बड़ी बड़ी सीकों पर मुर्गे, कबूतर और भेड़ की रानें भुनी जा रही थी और भुने हुए मांस तथा गाढ़े शोरबे की महक से खाने वालों के दिल मचल रहे थे और सबके मुंह में पानी आ रहा था। इलाके के तमाम खाते पीते लोग मैत्र जुर्दे के भोजनालय में खाते थे। वह घोड़े का व्यापार भी करता था और बड़ा दुष्ट आदमी माना जाता था। समझ ना? गर्मा गर्म लजीज पकवानों की रकाबियाँ आ रही थी और थोड़ी ही देर में खाली हो जा रही थी। हर कोई अपनी खरीद फरोख्त समझ, थोड़ा मैं भी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। फरोख्त फसलों और दूसरे मामलों के बारे में बात कर रहा था। समझ ना? मौसम हरी सब्जियों के लिए तो ठीक था पर गेहूं के लिए अच्छा नहीं था। समझ ना? वो मतलब हरी सब्जियों के लिए ठीक था और गेहूं के लिए अच्छा नहीं था। गेहूं के लिए समझ ना, वो सोच चाहिए बढ़िया से थोड़ा सा, समझ ना, ठंडी पड़नी चाहिए, लेकिन उसका नहीं पड़ रहा था। अचानक बाहर अहाते में नगाड़ा पीटने की आवाज सुनाई दी। कुछ स्थितप्रज्ञ लोगों को छोड़ बाकी सब उठकर दरवाजे या खिड़कियों की ओर भागे। उनके मुंह अब भी भरे थे और हाथों में रुमाल थे। मुनादी करने वालों ने नगाड़ा पीटना बंद कर दिया और अपनी कर्कश आवाज में मुनादी शुरू कर दी। गोदरबिल के सभी निवासियों और बाजार में मौजूद सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज, समझ ना, सूचना बताया जा रहा है, सुबह 9 से 10 बजे के बीच बेंजेविल जाने वाली सड़क पर एक काले चमड़े का बटुआ खो गया है जिसमें 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित जरूरी कागजात है। पाने वालों से गुजारिश है कि वह इसे फौरन मेयर के कार्यालय को या फिर मानविल के मैत्र फोर्टून हुलब्रेक को लौटा दे। ऐसा करने वालों को 20 फ्रैंक का इनाम दिया जाएगा। समझ ना? ये लोग अपना शर्त रखते हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसी चीज खो जाता है तो उसको कहते हैं लोग कैसे उसको जो खोजने वाले को मतलब ऐसा पुरस्कार दिया जाएगा, कुछ प्रलोभन दिया जाता है ताकि लोग जल्दी से इस सूचना को थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं इस पर, गहन गंभीरता लें। समझ ना? फिर वह वहां से चला गया। नगाड़े की ढमढम और मुनादी वालों की आवाज कुछ दूर से फिर सुनाई दी। भोजनालय में बैठे लोगों को अब एक नया मुद्दा मिल गया। ये सब यह बात कर रहे थे कि मैत्र हुलब्रेक को बटुआ मिल जाएगा या नहीं। खाना खत्म करके वे कॉफी पी रहे थे, तभी देहरी पर एक सशस्त्र पुलिस अफसर प्रकट हुआ। उसने पूछा, क्या ब्रोथ के रहने वाले मैत्र होसेकम यहाँ पर मौजूद है? मेज के दूसरे सिर पर बैठे मैत्र होसेकम ने जवाब दिया, हाँ मैं यहाँ हूँ। अफसर ने कहा, मैत्र होसेकम, क्या आप मेरे साथ मेयर के कार्यालय में चलने की
जहमत, चलने की जहमत है, जहमत उठाएंगे। मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। समझ ना, जहमतें होना चाहिए, जहमत या सहमत, जहमत है यहाँ पर। किसान परेशान हो उठा। उसने गिलास एक घूंट में खाली किया और उठकर चल दिया। समझना, गठिए की वजह से वह सुबह से भी ज्यादा झुक गया था, गठिया हो गया था, समझना था, और बार बार दोहरा रहा था, हाँ हाँ मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। मेयर हत्थे वाली कुर्सी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वह इस इलाके का नोटरी भी था। वह एक मोटा और गंभीर किस्म का इंसान था जिसे भारी भरकम शब्द बोलने की आदत थी। समझ ना, कुछ लोग होते हैं बोलने से बाज नहीं आते हैं। उसने कहा, मैत्र होशे कम, आज सुबह आपको बेंजेविल जाने वाली सड़क पर मानविल के मैत्र हुलब्रेक का गिरा हुआ बटुआ उठाते हुए देखा गया था। किसान भौचक्कर सा मेयर को देख रहा था। वह अपने ऊपर शक किए जाने से एकदम घबरा गया था। मैंने बटुआ उठाया। हाँ, तुम्ही ने ईमान समझना, ईमान कसम मैंने इस बारे में कभी सुना भी नहीं। समझ ना, लोग कहते हैं ना, किसी पर शक होता है तो कहते लगते लोग अपने आप को मतलब प्रमाणित करने के लिए, सही साबित करने के लिए लोग कहते हैं कि अपने ईमान की कसम खा के खा रहा हूँ, ये लोगों की। समझ ना, तो लेकिन तुम्हें ऐसा करते हुए देखा गया है। अब कह रहा है कि नहीं तो किसी का मैंने सुना भी नहीं, तो लोग कह रहा है कि तुम्हें देखा गया, तब देख रहे हैं ना, देखा गया है मुझे। वह आश्चर्यजनक हो रहा है भाई। किसने कहा कि उसने मुझे देखा है? ये कह रहा है कि किसने कहा जो कि मुझे देखा है, उसे बताओ। मोर्सियो मलादे, काठी बनाने वाले ने। समझ ना, बूढ़े को सुबह की घटना याद आई और सारा मामला उसकी समझ में आ गया। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। ओह, तो उसने मुझे देखा, अंधा कहीं का। उसने मुझे यह रस्सी उठाते देखा था। मोर्सियो मेयर, उसने अपनी जेब में ढूंढ कर रस्सी का वह टुकड़ा निकाला, लेकिन मेयर ने संदेह भरी दृष्टि उस पर डाली और कहा, तुम चाहते हो मैत्र होशे कम कि मैं इस बात पर विश्वास कर लूं कि मैत्र मलादे, जो एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं, इस रस्सी को बटुआ समझ बैठा। समझ ना, तो विश्वासी जो आदमी हैं उनको बात को मैं झुठला दूं। लोग ऐसा भी होता है कभी कभी। देखिए अब क्या है नहीं है, ये कहानी को हम लोग आगे पढ़ेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा। अभी तक यहाँ पर थोड़ा सा समझ ना, थोड़ा सा देखिए, इसको अपने साथ जोड़ कर पढ़िएगा ना, अपने से मतलब इसमें अपने साथ कोरिलेट कीजिएगा तो भी आपको समझ में आएगा। अन्यथा होगा कि भाई कथा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कथा होने के बाद प्रसाद मिलेगा, सभी कोई अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तब देखिए समझ रहे यहाँ पे क्या हो रहा है। नाराज किसान ने अपना हाथ उठाया, एक और थूका और कहा, लेकिन सच यही है मोर्सियो मेयर, मैं अपनी आत्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ। मेयर ने आगे कहा, बटुआ उठाने के बाद तुम काफी देर तक खड़े होकर धूल में देखते रहे कि कहीं कुछ पैसा गिर तो नहीं गया है। क्षोभ और डर से बेचारे बूढ़े आदमी की गला रूंध गया। भला कोई कैसे इस तरह का झूठ बोल सकता है? इस तरह एक ईमानदार आदमी की प्रतिष्ठा कैसे खराब कर सकता है? भला कोई कैसे? उसके विरोध का कोई मतलब नहीं था। कोई भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। समझ ना, मान लीजिए अब कोई से बात कर रहे हैं, उस पर कोई विश्वास करे तब ना उसका कोई मतलब बनता है, उसका थोड़ा सा भाव समझ में आता है कि हाँ भाई सही है अथवा गलत है। कोई लेकिन उस पर कोई विश्वास ना करे, अब उस चीज़ को अब विश्वास दिलाना थोड़ा सा कठिन होता है। समझ ना, मोर्सियो मलादे को भी वहाँ बुलाया गया, जिसने अपने आरोप को दोहराया। वे एक घंटे तक एक दूसरे को भला बुरा कहते रहे। मैत्र होशे कम के अनुरोध पर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें कुछ नहीं मिला। समझ ना, तलाशी लेने के बाद भी कुछ नहीं मिला। आखिरकार खींचकर मेयर ने उसे इस चेतावनी के साथ छोड़ दिया कि वह सरकारी वकील से बात करके फिर
कोई आदेश जारी करेगा। यह खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई थी। जैसे ही वह मेयर के दफ्तर से निकला तो लोगों की भीड़ ने बूढ़े आदमी को घेर लिया और उससे तरह तरह के सवाल करने लगे। उसने रस्सी के टुकड़े वाली कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। लोग उस पर हंसने लगे। जगह जगह उसे जान पहचान वाले मिलते और वह सबको एक ही बात बताता। वह सबको अपनी जेब उलटकर दिखाता, यह साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ नहीं है। समझ ना, लोग थोड़ा सा अपना कुछ कुछ होता है तो उनको थोड़ा लगता है ना कि भाई मेरे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाया गया, आत्मसम्मान को मतलब पर प्रश्न किया गया, तो लोगों को थोड़ा सा अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही लोग, समझ ना। वे कहते हैं बुढ़ापे में ऐसा करते हो, शर्म नहीं आती, चले जाओ यहाँ से। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे इस बात से खीज होने लगी थी कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, समझ ना। कोई विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसको रह का मतलब बात समझ ना। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, और बार बार एक ही बात दोहराया जा रहा था। रात घिरने लगी थी, उसे वापस लौटना था। वह 3 पड़ोसियों के साथ लौटने लगा और रास्ते में रुककर उसने वह जगह दिखाई जहां से उसने रस्सी का टुकड़ा उठाया था। समझना, पूरे रास्ते में उन्हें अपनी कहानी सुनाता रहा। रात में उसने पूरे गांव में घूमकर सबको यह कहानी सुनाई, लेकिन कहीं किसी ने उस पर यकीन नहीं किया और रात भर बेचैन रहा। अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे, समझ ना, 1 बजे ईमानविल के पशु व्यापारी बैत्रो के एक कर्मचारी मारियस पोमेल ने भरा हुआ बटुआ मानविल के मैत्र हुल्ब्रेक को लौटा दिया। उस आदमी का कहना था कि उसे वह चीज रास्ते में पड़ी मिली थी, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह इसे घर ले गया और अपने मालिक को दे दिया। समझना, ये कहा है कि एक आदमी को कहना था कि रास्ते में एक परी मिली थी, क्या है उस चीज़ को, लेकिन उसे पढ़ना नहीं या तो अपने मालिक को दे दिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उन शिक्षित नहीं रहते, लेकिन उनको लगता है ना कि कोई चीज़ जो लगता है कि मतलब काम वाला है, उसको कुछ लोग हटा भी देते हैं, नहीं रहता है उसको मोड़ मार कर रख लेते हैं कि चलो भाई काम का होगा। समझ, तो प्राय ये सब पाया जाता है। तो देखिए अब क्या हो रहा है। यह खबर देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई। मैथ्यूस्कम को भी इसकी सूचना दी गई। वह फौरन गांव में घूमने लगा और इस सुखद अंत के साथ अपनी कहानी फिर से सबको सुनाने लगा। विजय गर्व से वह तन कर चलने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस घटना से इतनी तकलीफ नहीं होती जितने की झूठ से। समझना कि किसी मतलब व्यक्ति को देखिए, कुछ ऐसे मूवी देखिएगा किसी पर मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बेकसूर उनको मतलब गुनाह के में क्या बोलते हैं, कानून के दहलीज में ढकेल दिया जाता है, तो वे लोग भी सहन नहीं करता पाते हैं। समझ ना, ईमानदारी के साथ अपना जो समाज में अलग रुतबा पहचान रहता है ना, तो ये सब कई सारे फिल्मों में देखिएगा तो ये सब सीन आपको देखने को मिलेगा। झूठ की वजह से संदेह के घेरे में आ जाने से ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं होता। वह सारा दिन अपना किस्सा लोगों को सुनाता रहा। कभी वह बड़ी सड़क से गुजरते लोगों को पकड़ता, तो कभी मैं खाने में बैठे लोगों को, तो कभी गिरजाघर से बाहर आ रहे लोगों को। वह अजनबियों को रोक रोक कर इसके बारे में बताता। वह अब शांत था, लेकिन फिर भी कोई चीज़ उसे परेशान कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है। उसकी बात सुनते समय लोगों के चेहरे पर हंसी का भाव होता था। लगता था कि उन्हें विश्वास नहीं है। उसे महसूस होता था कि उसके पीठ पीछे वे उस पर टिप्पणियां करते रहे। अगले सप्ताह मंगलवार को वह गोदरविल के बाजार में गया। उसे कोई काम नहीं था, पर वह बस पर इसलिए गया था ताकि इस मामले के बारे में लोगों से बात कर सके। अपने दरवाजे पर खड़ा मन लादे उस से गुजरता देख हंस पड़ा। क्यों किया उसने ऐसा? उसने
कलकत्तों के एक किसान को रास्ते में रोका, लेकिन उसने बीच में ही हौसे कम की बात काटकर उसके पेट में हल्के से मुक्का मारा और हंसते हुए कहा, बदमाश कहीं के। फिर वह मुड़कर चल दिया। मैत्र हौसे कम चकरा गया, उसे बदमाश क्यों कहा गया। फिर वह जुर्द के भोजनालय में जाकर बैठा और वहां भी उसने अपनी बात छेड़ दी। समझ। मॉर्न बिलियर्ड से आए घोड़े को एक सौदागर ने आवाज लगाई, चलो चलो चलाक बूढ़े, ये तो बड़ी पुरानी चाल है। मैं तुम्हारे रस्सी के टुकड़े के बारे में सब कुछ जानता हूँ। हौसे कम ने हकलाते हुए कहा, लेकिन अब तो बटुआ मिल गया है। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, चुप रहो बटुए। एक बटुआ उठाता है और दूसरा उसे लौटाता है। जो भी हो, तुम इसमें शामिल जरूर हो। समझ ना। फिर भी कह रहा है कि तुम शामिल जरूर। हौसे कम अबाक रह गया, उसे सारी बात समझ में आ गई। वे उस पर इल्जाम लगा रहे थे कि उसने अपने एक साथी से बटुआ लौटा दिया था, क्योंकि बात खुल गई थी। बात समझना। लोगों को लग रहा है कि एक आदमी बटुआ उठाया, एक आदमी इंसानियत के रास्ते पर चल रहा है। समझ ना। तो सुनकर ये भौचक रह गया। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सब एक साथ ठठाकर हंस पड़े। वह खाना भी खत्म नहीं कर सका और उनके फिक्रों और ठहाकों के बीच बाहर निकल गया। वह क्षोभ और शर्मिंदगी से भरा वापस लौटा। गुस्से और भ्रम के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह इस बात से और हताश था कि वह अक्सर अपनी नॉर्मल वाली चालाक की डींग हाँका करता था। उसे लग रहा था कि इसी वजह से लोगों को उस पर लगे इल्जाम का यकीन हो गया था। उसे लग रहा था कि अपनी बेगुनाही साबित करना नामुमकिन होगा, क्योंकि अपनी चालबाजियों के लिए वह विख्यात था। लेकिन इस अन्यायपूर्ण संदेश से उसका कलेजा छलनी हुआ जा रहा था। उसने फिर एक बार सारा घटनाक्रम लोगों को बताना शुरू किया। हर दिन उसका किस्सा लंबा होता जाता था, क्योंकि हर बार वह अपनी बेगुनाही के पक्ष में कुछ नए कारण, कुछ नए तर्क और पहले से भी ज़्यादा संजीदा कस्में जोड़ता रहता था, जिन्हें वह अपने एकांत समय में सोचता रहता था। उसका पूरा दिमाग अब रस्सी के किस्से में लग गया था। बचाव के उसके तर्क जितने ही जटिल और उसकी दलीलें और कस्में जितनी ज़्यादा जोशीली होती जाती थी, लोग उस पर उतना ही कम विश्वास करते। उसकी पीठ पीछे लोग कहते, ये सब झूठे बहाने हैं। वह इसे महसूस करता था, दिल ही दिल में घुला जा रहा था। बेकार की कोशिशों में अपने को खपाए डाल रहा था। लोगों की आंखों के सामने ही वह सारा दिन ब दिन कमजोर होता गया। गांव के आवारा छोकरे अब मजा लेने के लिए रस्सी का किस्सा सुनाने के लिए कहते, जैसे किसी अभियान से लौटे सिपाही अपनी लड़ाइयों का किस्सा सुनाने को कहा जाता है। समझ ना। तो ऐसे होता। उसका दिमाग अब अक्सर भटकने लगा था। दिसंबर का अंत आते आते उसने बिस्तर पकड़ लिया। जनवरी के शुरुआती दिनों में उसकी मौत हो गई। मरने के पहले तब तक वह सन्निपात में भी अपनी बेगुनाही समझना का दावा करता रहा। यह दोहराता रहा, रस्सी का एक टुकड़ा, देखिए ये रहा मोर्सियो मेयर। समझना। तो इसी के साथ कहानी हम लोग का समाप्त हो रही है। तो देखें ना किस तरह से लोग मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरह की बात होती है। थोड़ा सा संदेह के आधार पर कैसे कैसे लोग मजे लेते हैं, एक दूसरे को फिरकी लेते हैं ना। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं आज के क्लास को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में। और लगे कि भैया यहाँ पर ऐसा ना ऐसा होना चाहिए, तो एक बार मैं इसको सारांश में भी आपको बता दूंगा। अभी मैं लाइन बाय लाइन बताया, बात समझ ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। सर धन्यवाद।